तो भाई हम लोग आ गए हैं। यस सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची के दिग्गज लोग। एक है विशाल अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 25, और दूसरे हैं लाइव हमारे साथ हर्ष अग्रवाल। इनका रैंक नहीं है, बट दोनों ग्रुप एक साथ पास हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप लोग पढ़ाई किए थे और कैसी आपकी जर्नी रही थी। पहले विशाल से बात करेंगे, फिर हम लोग हर्ष से भी बात करेंगे। वैसे हर्ष और विशाल काफी पुराने यस दोस्त सर। भी हैं, तो दोस्ती का भी कुछ योगदान रहता है क्या पढ़ाई में, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो हाँ बताइए सर। विशाल, आपका सीए में आना कैसे हुआ? सर पहले से ही सोचा हुआ था सर, जैसे पहले से नाइन मतलब कब से? टेन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व में सर, जैसे अच्छा प्रोफेशन लगता था, रेप्यूटेड प्रोफेशन था बहुत। और फैमिली में भी कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पहले से, तो मतलब उनसे भी इंस्पायर थे प्रोफेशन को लेके। तो वो लोग और क्या सर कर फिर रहे जब हैं? अपने, यस सर। वो लोग सीए के बाद क्या कर रहे हैं? सर जैसे मेरे अपने मामा जी हैं, उनका जैसे ही इज कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रोटिविटी आईएनसी। और प्रोटिविटी आईएनसी। सो उनसे भी इंस्पायर था बहुत कि जैसे वो वर्क करते थे और कल्चर कैसा है प्रोफेशन का। मतलब इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन है, तो फिर मन था कि इस प्रोफेशन में और आने का। और फिर 11 में जैसे कॉमर्स ऑप्ट किया, तो फिर और मतलब स्ट्रीम में सबसे पहले सीए ही दिखा कि हाँ मतलब ये अच्छा प्रोफेशन है, अकाउंट से रिलेटेड है। फिर अकाउंट्स में इंटरेस्ट भी था। और फिर उसके बाद 12 के बाद सीधे फाउंडेशन में एनरोल करके शुरू किया। फाउंडेशन में जब पढ़ाई किया और इंटर में जब आया, तो उसमें क्या फर्क था? मतलब कि क्योंकि पढ़ाई बहुत अलग ही लेवल की बहुत हो सारा जाती है, था। तो कैसे मतलब अपने आप को मेंटली आपने तैयार किया उसके लिए? सर जैसे फाउंडेशन में सर आई स्कोर्ड रैंक, हमारी सिक्योर्ड रैंक में सर एक मोटिवेशन था कि आगे भी फिर और रैंक लाना है और अच्छा और एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा करना है। सर तो एक वो मोटिवेशन था सबसे पहला मेरे लिए। और सर दूसरा था कि सिलेबस तो वास्ट रहता है सर, वहाँ 4 पेपर रहते हैं जिसमें भी 3 पेपर ऑलमोस्ट पहले का जाना हुआ रहता है। जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। पर लॉ नया रहता है, बस लॉ को कोप अप करने के लिए नवंबर में अटेम्प्ट था मेरा, तो 6 महीना था मेरे पास। तो वहां तो उतना नहीं प्रेशर था, पर यहाँ जैसे 8 मंथ्स था जिसमें तो 6 मंथ्स में अपना सिलेबस पहले खत्म करना है, ट्यूशन। फिर 2 मंथ्स में उसको अपना सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्लियर करना है। तो बस उसके लिए पहले से सोचा हुआ था कि ट्यूशन पहले टाइम से खत्म करना है, उस पर लैग नहीं करना है। और नोट्स अच्छा से रखना है, समरी नोट्स बनाना है, एक एक जितना होमवर्क रहेगा वो टाइम टू टाइम करना है। कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी रखना है। उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आएगा तो डेली पर डे 4 4 सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना है। तो पॉइंट ये आता है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप इंटर में आते हो, जैसे फाउंडेशन में दिन में कितना घंटा पढ़ते थे? मेरे हिसाब से सर 4-5 घंटा में फाउंडेशन हो जाता होगा। सर फाउंडेशन में तो सर बहुत फ्री थे, क्योंकि जैसे मतलब कैलकाटा में हम, रांची में जैसे हम रहते हैं, कैलकाटा में जेवियर्स में एडमिशन लिए थे, तो फिर वहाँ अडेप्ट करे थे खुद को। तो सर अगस्त तक तो कुछ पढ़े ही नहीं थे, सितंबर में पढ़ना शुरू किए, फिर अक्टूबर में फिर घर आ गए थे, घर में ही मेन पढ़ाई किए थे। मतलब 2 महीना 1.5 महीना में हो गया था फाउंडेशन का प्रिपरेशन, और वो भी 6 घंटा 7 घंटा डेली करते हैं। हाँ, अब वहीं इंटर में आके इतना बड़ा लोड आ जाता है, तो कैसे वो मतलब कोप अप किया? सर बस यही था कि मेंटोर्स अच्छे थे, सर आप भी बार बार गाइड करते थे कि नहीं ऐसे करना है। मतलब हम वीडियोस लेक्चर ही आपका पूरा लिए थे पेन ड्राइव मोड पे, पर उसमें भी ऐसा कभी नहीं लगा कि आपसे कांस्टेंट टच नहीं था। तो उसमें था कि आप जैसे बोली कि इस चैप्टर कैसे बनाओ नोट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो सारा फॉर्मूला एक तरफ रखो ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद जैसे और भी कॉस्टिंग था, तो कॉस्टिंग पहले तुम याद कर लो, जितना हो सकता है समझो प्रोसेस वाइज। और जैसे आप प्रोसेस बताते थे कि इस मेथड से इसमें जाएगा, इस स्टेप से इसमें जाएगा, तो दिक्कत नहीं हुआ। वैसे इस सब सब्जेक्ट में धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बनते गया, तो याद करना या प्रैक्टिस करना और आसान हो गया। और टाइम टाइम को सर बैलेंस करना पड़ा, थोड़ा नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ठीक यही है मैं सर, वो जानना चाह रहा जगह। हूँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस समय आपका कॉलेज भी तो रहा होगा। हाँ सर, पर जैसे अभी तो लॉकडाउन हो गया था, तो कॉलेज बंद था, तो एक बस वो अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल गया कि घर में रह के बिना दौड़ भाग के सब कुछ घर में मिल गया, तो और अच्छा से सिलेबस खत्म हुआ। दूसरा, जैसे आपको क्या लगता है अभी, आपने तो अपने चॉइस से पेन ड्राइव क्लासेस ली थी, है यस ना? सर।
बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना मजबूरी में पेन ड्राइव ले रहे क्योंकि उनको पढ़ना था फेस टू फेस, भी Yes, ऑप्शन sir. नहीं है। तो व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर एज पर यू, आपका अपना उसमें सोच क्या है? सर मेरे हिसाब से सर जैसे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर टीचर से कांस्टेंट टच रहने से क्या है, सामने रहते हैं, अगर फेस टू फेस में रहते हैं तो हम कॉपी दिखा के हम जैसे ये मेरा परसेप्शन है कि हम पूछ सकते हैं कि मेरा फॉर्मेट कहाँ गलती हो रहा है, कहीं अगर इम्प्रूवमेंट का चांस है तो हम कांस्टेंट टच में रह के बातचीत करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है। फोन पे भी हो सकता है, मेंटोर्स अच्छे रहते हैं कि फोन पे भी जैसे आप भी गाइड कर देंगे, पर एक होता है ना कि 500-600 जन रहता है, उतना स्टूडेंट्स है, कभी किसी का क्वेरी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, तो मतलब फेस टू फेस में भी अच्छा रहता है। पर सर जैसे अभी जो पैंडेमिक है वो इग्नोर नहीं कर सकते सिचुएशन को, तो मेरे हिसाब से अभी तो रुक नहीं सकते, तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा उस मोड जो अवेलेबल है, वो बेस्ट मोड अवेलेबल है, उसका क्योंकि हमको ऐसा दिक्कत नहीं फायदा हुआ है। क्या, नुकसान क्या है ऑनलाइन सर पढ़ने का? पेन ड्राइव सर जिसके पास हाँ सर जिसके पास डिसिप्लिन है उसके लिए सबसे बेस्ट मोड है, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन से बनाएगा अपना चार्ट घर में कि हमको आज जितना बजे 9 से 12 है तो हमको यही कॉस्ट ही करना है, उसका क्लास करना है, फिर उसके बाद 1 घंटा हमको होमवर्क करना है, और फिर रात में बचेगा जब 3 क्लास डेली की है उसको हमको आधा घंटा में समराइज करना है। तो अगर ये डिसिप्लिन रहेगा तो वो ईजी है, पर अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, मेरे पास क्लास रखा हुआ है, अभी तो टाइम है, 6 महीना है, 7 महीना है, हो जाएगा, तो लास्ट में नहीं हो पाता है, फिर अमेंडमेंट भी ड्यू पड़ जाता है, फिर उसके अंदर एग्जाम आ जाता है, फिर रश में 2-3 चैप्टर छोड़ दो, फिर एक दिन पहले और 2-3 छोड़ दो, बचा ही कुछ नहीं। तो नुकसान क्या लगता है आपको? सर नुकसान बस ये है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है, अगर डिसिप्लिन इंस्टिल कर सकता है कोई तो ये बेस्ट चीज़ है, टाइम भी बचता है, तो और भाग नहीं करना पड़ेगा, आप अपना कन्वीनियंस पे क्लास कर सकते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन हो गया ना कि आप जहाँ पर भी हैं आप बेस्ट ऑफ टीचर से पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, अवेलेबिलिटी बढ़ गया, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप इंडिया के बेस्ट टीचर्स को पिकअप कर सकते हैं, जो पहले फाइनल में ही हो पाता था अब इंटर में भी होगा। यस सर। वेरी गुड। तो फिर आप ये बताएं जैसे कि आप दिन में कितना क्लास करते थे जब वो, अगर मैं 8 महीने का पीरियड को बांटूं 6 और 2, तो दिन में कितना क्लास आप करते थे? सो जैसे इनिशियली जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो लाइव सेशंस होता था, तो उस समय सर हम 3 क्लास करते थे, क्योंकि कॉलेज के बाद 11 बजे से एक तो चलता था, 1 बजे तक कोई क्लास एफएम का हो गया या टैक्स हो गया, फिर उसके बाद दोपहर का एक क्लास रहता था अकाउंट्स का, फिर उसके बाद शाम में एक क्लास रहता था लॉ या ऑडिट का, और फिर उसके बाद जैसे अल्टरनेट डेज अगर कोई स्लॉट बच जाता तो उसमें पेन ड्राइव जो सब लेते तो वो करते थे, तो मतलब 6 दिन ऐसे पैक रहता था, संडे को 2 क्लास के बाद शाम तक स्लॉट खाली रहता था, उसमें हफ्ता भर का कुछ मैपिंग बना ली अपने से बैठ के कि ये हमको करना था, क्या ये क्या हम आपका सीखे एक इसके अच्छा काम में। खासियत रहा मेरे हिसाब से। देखिए कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि रैंक का मेहनत कोई लास्ट डे में नहीं होता है, रैंक के लिए शुरुआत से आपका जो मेहनत अगर कंसिस्टेंट चल रहा होता है उसमें आपका नतीजा दिखता है। तो आपने ये चीज़ यस अच्छा सर। किया कि जो संडे का भी समय होता था जिसको आप आराम करके भी बिता सकते थे, आपने उसको भी यूटिलाइज किया। ये बहुत अच्छा किया आपने, शायद ये भी यही आपका वो होता है ना कि किसी न किसी का कोई एक्स फैक्टर होता है जो वो एक्स्ट्रा कर रहा होता है जिसके कारण उसका कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आता है, तो यस सर। उसमें आपका ये बहुत अच्छा खूबी रहा। उसके बाद आप बताएं जैसे मान लीजिए आप जब पढ़ते थे तो टीचर मैट और इंस्टीट्यूट मैट कैसे मतलब उसको पिकअप करते थे? इंस्टीट्यूट मैट को क्या ड्यूरिंग दैट 6 मंथ्स आपने कर लिया था कि लास्ट 2 महीना में इंस्टीट्यूट मैट किया था? सर ऑनेस्टली बोले तो सर जैसे ट्यूशन का जैसे होमवर्क ही रहता था, जैसे अगर आप ही एक चैप्टर करवाए उसके बाद 5 क्वेश्चन मेरा होमवर्क है, तो हमको उस 5 क्वेश्चन को पहले बनाना है, और वैसे ही 8 सब्जेक्ट है मेरे पास, हमको सबका भी होमवर्क करना रहेगा टाइम टू टाइम, तो ऑन इंस्टीट्यूट मैट तो खोलने का भी टाइम नहीं बचता था हाथ में, तो वो तो जैसे 6 महीना खत्म हुआ सिलेबस, अब जैसे हम आपको कॉपी रिवाइज कर दिया, फिर हम इंस्टीट्यूट मैट को लेके बैठेंगे कि हमको देखना है कि उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस क्या है, वो तो कब डिफरेंट करते थे? वो क्वेश्चन लास्ट 2 महीना में किया आपने? हाँ सर 2 महीने में किया है, जैसे मेरा अच्छा सिलेबस एक और चीज बताओ 5.5 महीने। विशाल, एक हाँ सर। लास्ट 2 महीना का पहले मान लीजिए अभी ज्यूम करते हैं कि लास्ट 2 महीना आज कल से चालू हो रहा है, तो ठीक है सर। उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि रिवाइज करते समय एक एक सब्जेक्ट उठा के करें कि एक साथ 2 सब्जेक्ट उठाएं कि एक साथ 4 सब्जेक्ट उठाएं, कैसे उस समय डिवाइड कैसे करते हो 2 महीना को? सर जैसे हम 2 महीना में यही समझे कि एक तो लिंक बहुत जरूरी होता है सब सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अगर हम खाली आज एक अकाउंट उठा लिए
और हम 6 दिन में उसको खत्म कर लिए पूरा अकाउंट्स को, फिर हम लॉ में जाएंगे। मतलब ये मेरे साथ मेथड था कि फिर हम भूल सकते हैं। और जैसे हायर परचेज में इंटरपोलेशन है, हम उसको भूल सकते हैं कि उसको कैसे हाथ में सेट हुआ हुआ है वो, क्योंकि हम जहां तक एफ तक आएंगे हो सकता है अकाउंट्स भूल गए, लॉ भूल गए, तो टच नहीं रहता था। तो फिर हम डेली 4 सब्जेक्ट उठाते थे। जैसे सुबह सुबह उठ के अकाउंट्स के 3 घंटा, फिर हम 2 घंटा को थ्योरी सब्जेक्ट किए, जिससे हम कुछ कुछ चैप्टर्स याद किया, कंटेंट याद किया, टॉपिक वाइज बांट लिए, और फिर उसके बाद हम फिर एक प्रैक्टिकल किए, फिर एक थ्योरी किए, और फिर रात में बैठ के हम जो याद किए उसको समराइज किया कि हमको ये याद है कि नहीं अभी। वेरी गुड। और फिर हम उसके बाद अगले दिन फिर सुबह जो पहले का याद किया फिर उसको याद करके फिर अगले दिन आगे बढ़े, कि वो एक एक्यूमुलेशन में रहेगा। बहुत अच्छा, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया कि रात में थोड़ा देर बैठ के कि पूरा दिन क्या आपने पढ़ा उसको भी रिकॉल कर लो, वरना वो दिमाग से ही निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा बताया आपने। वैसे ये आपका था, सबका अपना अपना होता है। मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते रहता हूँ, तो कोई एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ के कंफर्टेबल होता है, कोई एक बार में 2 सब्जेक्ट पढ़ के कंफर्टेबल होता है, कोई आप जैसे 4 सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो वो भी ठीक है। बट मैं बाकियों को ये बोलूंगा कि आप ऐसा नहीं सोचना कि सबको 4 ही लेना होता है। ये आपका अपना सूटेबिलिटी के हिसाब से, जिसको जैसा सूट करे, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये 2 महीने में फिर रिसोर्सेज क्या रेफर कर रहे हो, मतलब सीक्वेंस क्या होता था पढ़ने का? सर जैसे सीक्वेंस क्या गया, ट्यूशन और होमवर्क तो सब क्लियर है वहां से, वो तो मैथ हो वैथ गया सब था। अच्छा से बनाया हुआ था साथ साथ में ही। फिर तो बस अब समरी उसमें क्या समरी भी करते आपने थे, बना लिया था उस समय? हाँ हमने होमवर्क सब कर लिया था, एक बार रिवाइज नहीं किया, एक बार भी उस समय जो बनाया वही बना लिया। फिर उसके बाद अपना जो नोट्स बनाया हुआ था चैप्टर वाइज का, फॉर्मूला शीट हो गया, या टैक्स में प्रोविजंस का शीट हो गया, या लॉ में सेक्शन रेफरेंसिंग हो ये गया, आपने तो वो 6 सब महीने एक में बार बना किया। लिया था क्या? हाँ सर, जैसे साथ साथ में करते करते गए थे। और जैसे कॉस्ट में कुछ कुछ चैप्टर का छूट गया तो वो बाद में किए, टैक्स में कुछ कुछ जैसे टीडीएस ये सब छूट गया वो सब बाद में किए। ठीक है। जितना हो गया पहले वो सब चैप्टर का बना के देख लिए कि उसको पढ़ के, मतलब वो ऐसा समरी था कि फिर उसका तो हमको बुक रेफर करने का जरूरत नहीं है, मतलब मटेरियल हो चुका है वो उसमें, तो उसको रेफर कर लिए। फिर उसका कॉपी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमें क्लास के वक्त में हमको लगा कि नहीं बन पाया, जब आप सॉल्व करने का टाइम दिया तो उसी समय उसको मार्क कर लिया कि हमको उसको एक और बार देखना पड़ेगा अच्छा से। आपका तो वो सब उसको समरी पढ़ा हुआ है तो मुझे भेज दीजिएगा। यस सर, आपका अगर वैसा समरी चार्ट वगैरह पड़ा हुआ है तो मेरे को भेज यस दीजिएगा। सर, एक्चुअली कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं यहाँ बांट पे दिया जिनका मैंने। जैसे नहीं निकला तो पहले ही चला गया। चलो बढ़िया, तब ठीक है। भला वही हो गया ना, काम में लग गया तो ठीक है। हाँ सर, टैक्स का बोलेंगे तो भेज देंगे। टैक्स का भी भेज दीजिएगा, कोई किसी के काम आएगा। बहुत बार बच्चे बना नहीं पाते हैं, सबके कैलिबर में नहीं हो पाता है, तो उनको मिल जाने से उनका हेल्प हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो आते रहते हैं कोई ना कोई, तो उसको दे देंगे। तो जैसे टैक्स का तो हम 50 पेजेस का समरी पूरा बनाते, डायरेक्ट टैक्सेशन का 50 बहुत पेजेस अच्छा, का ही, बहुत तो अच्छा। उसमें पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन था, फिर आप जितना जब प्रोविजंस समरी था वो बना सब था। लिए तो लास्ट 2 महीने में फिर कैसे, मतलब जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, आज जो सब्जेक्ट पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा, उसका सीक्वेंस क्या था? सो जैसे बस मतलब सबसे पहले तो वही बोला कि आपका इंस्टीट्यूट का देख लिया कॉपी से क्या क्या क्वेश्चन हमको लग रहा है कि जो मेरे से नहीं बनने वाला है, नहीं बन रहा है, उसको बना लिया। फिर जब कॉपी में हम कॉन्फिडेंट हो गए कि अब इससे कुछ भी मेरे से बन जाएगा, तो फिर हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोले कि उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो जो है जिसमें एकदम ही ऑल टुगेदर हमको न्यू लग रहा है, तो उससे बनाने से क्या है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का वही लैंग्वेज एग्जाम में भी देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। तो एक वो कॉन्फिडेंस रीबूस्ट हो जाता है कि मतलब हम इस टाइप से बना चुके हैं, तो इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन अगर जो भी 40% उसका 50% क्वेश्चन को अगर देखकर आंसर देख लेते थे कि आप क्वेश्चन देख के अपने आप ही पूरा करते थे? नहीं नहीं सर, देखते नहीं। जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन देख लिए फिर अपने से ट्राई करते थे, रफ में ट्राई करें पूरे बिना फॉर्मेट के भी कोई ट्राई करते थे तो सारा हो कि जाता था कि कुछ नहीं भी होता था? सर जो नहीं होता था फिर उसको फिर मार्क करना है, फिर थर्ड टाइम जब एग्जाम के पहले 1.5 दिन रहेगा उसमें फिर देखना है उसको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, फिर और इसके और अलावा सर इंस्टीट्यूट मैट के अलावा भी कुछ पढ़े थे क्या? सर आरटीपी एमटीपी से जैसे लास्ट में हम क्या किए थे कि आरटीपी और एमटीपी दो दो अटेम्प्ट पहले का वो प्रिंट करके रख लिए थे, और आरटीपी का तो बुक भी इंस्टीट्यूट से आ जाता है, तो एमटीपी प्रिंट कर लिए और क्वेश्चन पेपर अरेंज कर लिए थे। जैसे नवंबर का जो था, नवंबर 2020 का, उन लोग का पेपर ले लिए थे, और आईपीसी होल सिलेबस का भी ले लिए थे कि बाई चांस कुछ मैच करेगा तो उससे भी देख सकते हैं। तो उनसे देख के हम क्या किए कि चैप्टर चैप्टर वाइज वहां तो पहले मार्क कर लिए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जब हम चैप्टर रिवाइज करते थे तो फिर उस पेपर से भी रेफर करते थे, जैसे मॉक पेपर से हम देखते हैं कि अच्छा इससे ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो अच्छा ये वैरायटी का क्वेश्चन आरटीपी में भी पूछा गया, एमटीपी में भी पूछा गया है, और इसमें भी पूछा गया, तो मे भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हर जगह पूछ रहा है, या हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन फिर से भी आ सकता कुछ है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो मिलता होगा उस समय जो आपने पहले कभी किया ही नहीं, थोड़ा अजीब अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे सर हैंडल बिल्कुल करते हैं? सर, बनाने का कोशिश करते थे कि अगर जैसे ऑल टुगेदर हम आज एग्जाम में बैठे हुए हैं
और मेरे बस यही रिसोर्सेज है, जितना हम पढ़े हुए वही कंटेंट है, तो हमको इसी में बनाना है। तो अब उसमें जितना बन पाया उसमें कोशिश की है। फिर उसके बाद तो हम जैसे सर कोशिश करने के बाद तो आंसर शीट मिल ही जाता है कि मौका भी मिल जाएगा, आरटीपी भी मिल जाएगा। फिर रेफर किए उसको, नहीं समझ में आया तो फिर व्हाट्सएप करके बड़े फ्रेंड लोग से पूछे जो बनाए, और उनसे भी नहीं हुआ फिर मेंटोर से समझे, फिर मेंटोर से समझे, टीचर लोग से समझे कि कैसे क्या हो सकता है इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मतलब ये जो लक बोलते हैं ना, होनहार विरवान के होत चिकने पात, ऐसा आपने कभी सुना होगा कि जो सर ये सब यूनिक लाइंस आप ही से सुनते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बचपन से ये सब हिंदी में पढ़ते आ रहे थे तो हम लोग को याद रह जाता है, ये सब रटाया गया था, इसकी व्याख्या करिए। तो कि मतलब जो बाद में बोलते हैं ना, बड़ा पेड़ बनने वाला है तो उसका टनी देख के समझ में आ जाता है जब वो उग रहा होता है कि ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो वही है, प्रोसेस शुरू से अगर बेटर होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। मतलब यही बोलना चाहते हैं कि रिजल्ट अचानक से नहीं आता, जरूर उसके पीछे बोलते हैं ना प्रोसेस, जो आप या कर्म जिसको अपने बोलते हैं, वो आप अच्छा किए हैं, स्ट्रक्चर्ड किए हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है, देखो मैं तो इतने जन से मिलते रहता हूँ, देखिएगा नया क्वेश्चन आ गया, वो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग हिमसेल्फ वो बोलने लगेगा कि अरे हम तो गलत जगह ट्यूशन ले लिया, वो ये बोलने लगेगा कि अरे सर लोग क्या पढ़ा रहा है, मतलब कोसने लगेगा रादर देन ट्राइंग। जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कोई कोचिंग क्लास में नहीं हो सकता है ना, तो आपको कंसेप्ट मिल गया, प्रॉब्लम्स तो दुनिया भर के बनते ही जाएंगे, तो सोल्यूशन तो खुद अटेम्प्ट करना होगा, और नहीं तो सोल्यूशन मिलेगा तो खुद से देख के समझ लेना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे उसको कोशिश करने के बजाय कोसना शुरू करते हैं कि अरे ये आ गया तो क्या होगा, अरे हम तो गलत जगह हो गया, ये हो गया वो हो गया। बट आपने हर जगह कंस्ट्रक्टिव रास्ता अपनाया कि मैंने खुद से ट्राई किया, नहीं हुआ तो सोल्यूशन देखा, नहीं समझ में आया तो दोस्तों से पूछा, नहीं समझ में आया तो मेंटोर से पूछा। एक्चुअली यही प्रोसेस है, ये सही प्रोसेस है जो आपने किया। बिकॉज हम लोगों के पास भी, हम जब पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर जो पढ़ाते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, उतने ही समय में वो कोर्स को खत्म करना है, हम ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो हम कंसेप्ट में कमी नहीं रखेंगे, बट सारा दुनिया का क्वेश्चंस तो नहीं कराया जा सकता ना उसको, और इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन ला के दे सकता है। तो आपको अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके देखनी है कि मेरे से बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है तो सीखना है, चलो ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ते रहते हैं तो रास्ता अपने आप बनते रहता है। और सर वे भी तो कोई नहीं है, अगर हम लोग नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ऐसे भी नहीं बनेगा। बस वही चीज है। सो फिर ऐसे करते करते मान लीजिए आपका 2 महीना बीत गया, अब एक दिन 1.5 दिन का जब टाइम मिलता है उसमें कैसे पढ़ाई करते हैं? सर मेरे हिसाब से तो 1.5 दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो बहुत क्योंकि होता है, क्योंकि अगर उसमें पैनिक कर गए, नर्वस कर गए तो एग्जाम बहुत खराब भी जा सकता है। अगर कॉन्फिडेंटली बोल्ड अप्रोच रख के आगे बढ़े तो बहुत अच्छा भी जा सकता है। हाँ पीछे बैकिंग रहता है, वो 6 महीना का 2 महीना का बैकिंग पूरा रहता है, पर वो 1.5 दिन में कोशिश करना की सारा टॉपिक सांस से निकालने के बाद। ओके, तो फॉर्मूला जैसे मान लीजिए अब आज शाम को 5 बज गया, एग्जाम दे के आ गया, ठीक है, पहला एग्जाम छोड़ देते, दूसरा एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पिकअप करते थे? सर हम तो जैसे आते 6 बजे आता था सेंटर से, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे, तो 8 बजे हम खाना वाना खा के बैठते थे 8 ओ क्लॉक। तो 8 ओ क्लॉक से हम कोशिश करते थे 2 ओ क्लॉक तक, अगर कोई चीज जैसे मेरा अगर 6 महीना में जैसे ऑडिट था तो मेरा ऑडिट में बहुत कुछ छूटा हुआ था, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला था रिविजन करने का अच्छा से बहुत सारा चीज का, तो मेरे लिए बहुत चीज नया था, 1-2 चैप्टर भी नया था। तो हम उस समय में उसको पिक किए, क्योंकि हम देखे कि इसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमको टाइम मिला लास्ट में अगले दिन एग्जाम की जस्ट 1 दिन पहले इसको, तो हम फिर से कर सकते हैं रिविजन। तो हम उस दिन उस 2 चैप्टर को उठा के, और जो पढ़ा चैप्टर था वो सब छोटा-छोटा को उठा के कंप्लीट किए। पहले छोटा-छोटा उठाते थे कि पहले बड़ा-बड़ा उठाते थे? सॉरी सर, पहले छोटा-छोटा उठाते थे कि बड़ा-बड़ा उठाते थे? तो पहले जैसे मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि छोटा-छोटा हम उठा के कर लिए, क्योंकि अगले दिन जैसे बड़ा दिन रहता है, जो पूरा एक फुल डे अगले दिन मिलता है हम लोग को एग्जाम के एक दिन पहले, तो हमको लगता था कि नंबर एक माथा में स्ट्राइक करता है ना कि 14 चैप्टर बाकी है, 15 चैप्टर बाकी है आपका, तो वो एक था कि थोड़ा नंबर का साइकोलॉजी कम हो जाता था मेरा। और बड़ा चैप्टर से एक लिमिटेड ही क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा चैप्टर से 30 नंबर 40 नंबर का सीधे स्ट्राइक कर जाए, 10 नंबर 12 नंबर का होगा, पर छोटा चैप्टर से 5-5 भी तो आएगा ही। तो हम ये सोचते थे कि अगर हम बड़ा में पूरा नहीं कर पाएंगे 12, जैसे कॉस्टिंग का बताएं, आप क्या सीक्वेंस उठाए थे, कुछ याद करो? सर कॉस्टिंग में
सर कॉस्टिंग में तो जैसे हम लोग को छुट्टी भी था 2 दिन का, तो इनफ टाइम था मेरे हाथ में। फिर भी तो हम सीक्वेंस जैसे क्या था, पहले कौन सा चैप्टर किया, कुछ याद हाँ, है? सो जैसे हम सबसे पहले उठाए थे आते के साथ बुक टू, सबसे पहले मतलब बुक मतलब टू जो था वो स्टैंडर्ड सबसे पहले मार्जिनल शुरू बजट किए से, थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कॉस्टिंग, ये सब से। तो बजटिंग से हम शुरू किए क्योंकि बजटिंग में खाली फॉर्मेट का चीज चलता है और कॉन्सेप्ट अपना लगाना होता है। तो बजटिंग में मतलब ओवरव्यू करना था हमको कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, जो नहीं बना एक दो फॉर्मेटिंग के लिए बना लिए। फिर हम मार्जिनल में आए, फॉर्मूला शीट रेडी था मेरे पास उस समय, बस हम फॉर्मूला को पहले रिकॉल करने की कोशिश की कि हमको याद आ रहा है। फिर हम आपका मटेरियल का क्वेश्चन ऊपर से ओवरलुक किए, फिर आईसीआई का क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बना वो सब प्रैक्टिस किया, आरटीपी एमटीपी फिर से देख लिए एक बार, फिर वो चैप्टर किए। तो यही फ्लो कंटिन्यू करके उस दिन रात तक हम स्टैंडर्ड का बेसिक तक आ गए थे। स्टैंडर्ड के एडवांस में फिक्स ओवरहेड में थोड़ा थोड़ा हमको रहता था कि फॉर्मूलाज बहुत है, तो उसको हम अगले दिन सुबह के लिए रखते हैं। तो मॉर्निंग में फ्रेश दिमाग से पहले उसको खत्म करके साइड में कर लिया, फिर उसके बाद हम उल्टा शुरू किए एकदम, मतलब नीचे से एक्टिविटी बेस्ड उठाए, फिर ऊपर जाते गए, क्योंकि मटेरियल्स इतना बार हर बार हम लोग रिवीजन करते हैं तो मटेरियल्स हमेशा अच्छा हो जाता है, ओवरहेड्स भी हो जाता है, पर नीचे का उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता। तो फिर हम पहले नीचे से क्लियर करते गए और मटेरियल्स फिर रात में लास्ट खत्म किए थे मटेरियल, 12-1 बज गया था खत्म होते फिर होते दूसरे थ्योरी दिन। अलग से पढ़े थे क्या, थ्योरी भी जो था कॉस्टिंग का? हाँ सर, जो आप एक पीडीएफ सर्कुलेट करवाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, कॉस्टिंग थ्योरी कंपाइलेशन करके सीएमए के लिए भी, उसको डाउनलोड करके रखे थे, बीच बीच में उसको डेली पढ़ते थे 3-3 क्वेश्चन, जब वो 2 महीने का सीए का टाइम अलग था। से था, सीए का भी तो था मैराथन बोलकर। हाँ सर, दोनों था, 2 पीडीएफ आया था मेरे पास, तो हम दोनों से कुछ 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 करके पढ़ते रहते थे, 2-2 3-3 क्वेश्चन को। और हम वाइलक सर थ्योरी ही ऑप्ट किए थे, मेरे से क्वेश्चन नहीं बना था एग्जाम में, कोई चीज का टॉपिक का क्वेश्चन था तो हम थ्योरी ही ऑप्ट कर लिए थे 20 मार्क्स का, वाह, क्योंकि वो देखो थ्योरी पढ़ा थ्योरी हुआ को था तो बहुत काम बार आ बच्चे गया। नेग्लेक्ट करके चलते, देखो थ्योरी आपको बचा दिया। हाँ सर, वो थ्योरी एक बार में जैसे 70 क्वेश्चन होता भी नहीं एक दिन में हम बैठ के पढ़ते, तो डेली हम 2-2 3-3 क्वेश्चन चॉप आउट कर लेते कि डेली 2-2 करके पढ़ेंगे तो 20 दिन में 40 क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका आया कितना कॉस्टिंग में, मैं तो पूछना ही भूल गया। सर कॉस्टिंग में से 78 आया था 70। सर, क्योंकि एक ईओक्यू का क्वेश्चन था एग्जाम में, मतलब हम पैनिक कर गए थे, वहां पे इंटरेस्ट दिया था पर मंथ, हम उसको पर एनम कंसिडर कर लिया, और सर उतना बड़ा इंटरेस्ट का शायद अमाउंट भी नहीं था, मतलब 4-5% ऐसे कुछ था, 2-3%, हमको लगा ठीक है उतना होगा, तो हम उतना देखे नहीं, ओवरलुक कर गए उसी को, तो वो पूरा क्वेश्चन ही फिर 10 मार्क्स का हो गया, और एक 5 मार्क्स का हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को तोड़ नहीं पाए थे। कोई तो बेसिकली सर 85 ही मतलब हम अटेम्प्ट किए थे, एक सही में बोलेंगे तो। ओके, 85 में 78 तो सही है यार। चलिए बढ़िया है। एफएम में भी बताएं आपका सीक्वेंस क्या रहा? सर एफएम में सर हम जैसे आए थे, या ऐसा समझे कि तो मतलब एग्जॉस्टेड ही थे पूरा, तो फिर एफएम के दिन हम रात को बैठ के पहले इको पढ़ना शुरू किए थे। जैसे इको में नेशनल इनकम ये सब इजी चैप्टर्स है, 11-12 में ही पढ़ा हुआ है, कॉलेजेस में भी होता ही है, तो फिर 2-3 घंटा में नेशनल इनकम के इंशियन हो गया, फिर और 1-2 घंटा लगा, मतलब एक एक चैप्टर हो गया, लास्ट में खाली एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बचा था, वो पूरा याद करने के टाइप्स था एकदम। तो उसको एग्जाम के दिन हम सुबह के लिए रखे थे कि मतलब जितना हो पाएगा टैरिफ्स का रेट, मतलब नाम वाम हो गया, मतलब 20-25 टैरिफ का नाम था, तो हम देखे कि उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे 2-3 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा, उसके चक्कर में पूरा एफएम छूट जाएगा अगर उसको हम करने बैठेंगे। फिर एग्जाम के एक दिन पहले हम एफएम से शुरू किए, पहले छोटे छोटे चैप्टर उठाए, लेवरेज उठाए, एफएपी उठा लिए, एनालिसिस रेशियो वाला, फिर हम बजटिंग, मतलब बजटिंग नहीं, फिर हम कैपिटल स्ट्रक्चर उठाए थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, और फिर कैपबर्ज उठाए, फिर रिस्क एनालिसिस किए, और फिर डब्ल्यूसीएम ऊपर ऊपर से, इससे पहले बनाए थे डब्ल्यूसीएम अच्छा से पूरा बुक फिर से। एफएम का भी थ्योरी रहता है? एफएम का सर हम थ्योरी पढ़ के नहीं गए थे, पर उसमें भी थ्योरी ऑप्ट किए, मतलब बाइलर की थ्योरी में मार्क्स कटा मेरा एफएम में, क्योंकि हम थ्योरी पढ़े नहीं थे एफएम का, तो वो मेरे से गलती हुआ कि हमको पढ़ना था। हम बोला कि हम एफएम सॉल्व कर लेंगे, पर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल का था, कैपिटल स्ट्रक्चर का, यूनिट से एकदम अटेम्प्ट भी हम देखे कि हम इसमें अटेम्प्ट भी करेंगे तो श्योर नहीं कुछ हमको मिलेगा। इसलिए थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, थ्योरी को भी कर लेने से कई बार वो बचा देता है आपका, कोई प्रैक्टिकल यस क्वेश्चन सर। ट्रिकी आ जाता है तो थ्योरी प्रेडिक्टेबल आता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय थ्योरी स्ट्रेट आएगा, ये भी जरूरी नहीं, कई बार थ्योरी भी घुमा के आता है तो प्रैक्टिकल बचा लेता है। हाँ सर, अच्छा कॉस्ट में तो आया ही था कि जैसे अलग अलग कॉस्ट था, ये कौन सा कॉस्ट है, किस टाइप का कॉस्ट है, या कुछ कुछ था कि इंडस्ट्री में कौन सा, इंडस्ट्री में ये कैसे होता है, किस टाइप का कॉस्टिंग मेथड लगता है, तो वो सब तो आया ही था, जो आप सॉल्व भी किए थे शायद नवंबर 20 का पेपर के लिए, तो उस टाइप का सेम चीज ऑलमोस्ट आ गया था। बढ़िया है। तो एक चीज बताओ, जैसे इस पूरे जर्नी में दोस्तों का क्या योगदान रहता है? सर योगदान तो सर डाउट सॉल्व करने में रहता है, कॉन्स्टेंट मोटिवेशन डाउट में रहता क्रिएट है। करने में भी रहता होगा ना? हाँ सर, डाउट पूछने सॉल्व करने दोनों में रहता है, और जैसे
मतलब हर्ष से भी हम कांस्टेंट टच में थे, मतलब हम लोग दोनों ही कांस्टेंट टच में थे एक दूसरे से कि भाई कुछ डाउट रहा कैसे करना है। जैसे उसका कॉस्ट बहुत अच्छा है तो हम उससे कॉस्ट समझते रहते थे कि कुछ कुछ चीज़ जो हमको फंसते थे हम जरूर पूछते थे। कुछ कुछ चीज़ जैसे उसको रहा तो हम लोग साथ में बैठ के मतलब हो जाता था कि फोन पे कर लिया तो। और भी जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो उन लोग से समझे क्या करता कि कॉलेज की जो लोग फ्रेंड्स थे कुछ पास आउट्स थे तो उन लोग से क्या गलती हुआ उन लोग से समझे कि कैसे क्या एग्जाम में नहीं गलती करना है, क्या रिवीजन सीक्वेंस रखना है। रिवीजन दोस्तों के साथ कैसे किया है? जैसे अगर हम जब 6 महीना क्लास कर रहे होते हैं ना, तब ठीक है, दोस्तों से खाली जो बीच बीच में होमवर्क में अटका या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया पूछ लिया, बट रिवीजन दोस्तों के साथ किया जा सकता है। हाँ सर, जैसे अगर स्पेशली वो मतलब दूर दूर, जैसे कोई एक स्टूडेंट मेरे को बहुत अच्छा बताया कि सर हम लोग क्या करते थे, दो दोस्त ये भी गूगल मीट में ऑन कर लेता था और मैं वो भी गूगल मीट में रहता था, मतलब हम लोग हर समय 24 घंटा ही जब जब पढ़ते थे सामने में एक दूसरे को रख के पढ़ते थे। अब वो अपने घर पे था, मैं अपने घर पे था, गूगल मीट हम लोग का सुबह से लेकर रात तक ऑन रहता था कि वो क्या कर रहा है मैं उसको देख रहा हूँ। मतलब होता है ना कि अकेले में भी लग रहा था कि वो साथ में पढ़ रहा है, साथ साथ में पढ़ रहा है। तो कभी भी कुछ भी हुआ तो ऐसे बात कर लिया, मैं सोने जा रहा हूँ तो जगा दिया, वो सोने जा रहा तो मैं जगा दिया। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, फाइनल का स्टूडेंट बताया मेरे को। आप लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ यूनिक, जैसे रिवीजन हाँ करते सर, समय? जैसे रहता ही था मतलब कभी कभी एकदम कांस्टेंट लगता था कि ये कोई चैप्टर है, जैसे अब टैक्स में था जिसमें को टीडीएस था कि इतना सारा टीडीएस का सेक्शन हम छोड़ देते हैं, क्या ही होगा एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन में चला जाएगा कैसे भी करके बचा लेंगे उसको हम। तो नहीं मतलब दोस्त था वही, जैसे एक मेरा फ्रेंड था यश करके, तो वो बोला कि नहीं नहीं तुम मतलब वो नवंबर में दे चुका था पेपर अपना, तो वो बताया कि तुम वो चीज मत करना क्योंकि हो सकता है तुमसे प्रैक्टिकल बने ही नहीं या एमसीक्यू तुमसे नहीं बने। तो अगर तुम्हारा वो पढ़ा हुआ रहेगा तो स्ट्रेट अवे 6 नंबर या 8 नंबर तुमको दे सकता है वो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, तुमको प्रोविजन लिखना है। और रिवीजन के वक्त में भी जैसे हेल्प आउट हो जाता है कि वो बताया कि जैसे जीसी एक्ट है लॉ में, तो उसमें तुम ये सब डेफिनेशंस कर सकता है इजीली, या कुछ कुछ डेफिनेशंस वो समझा दिया, कुछ हम उसको बता दिए, तो वैसे करके हम लोग हम शेयर करके आगे बढ़ सकते थे। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जैसे कुछ नया टॉपिक की एकदम हमको लग रहा है कि नहीं हम जैसे प्रोनाउंसमेंट्स भी आता ऑडिट का या अकाउंटिंग का, तो लगा कि अच्छा ठीक है वो तुम देख लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है छोड़ सकते हो उसको हम लोग। तो ये क्या है कि अपना भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो सकता है, और एक जन देख लिया हम कुछ और देख लिए तो दोनों का टाइम बच जाता है। हम्म। अब बात ये कि अब ऐसे दोस्त जिसके नहीं है वो क्या करें? सर मतलब वो तो क्या है कि कांस्टेंट जैसे आजकल तो इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब सीनियर से टच में रह सकते हैं या कनेक्शन बना सकते हैं कि भाई कैसे करना है हमको, स्ट्रैटेजी कैसे रखना है। सर मतलब मेरे हिसाब से एक ही चीज है कि से पास होना मुश्किल नहीं है सर सीए में, जैसा हमको लगता है कि अगर अगर कोई 2 महीना भी अगर वो अच्छा से करेगा मतलब 9 घंटा 8 घंटा के आसपास एफर्ट्स देके मतलब प्लान वे में, तो हो सकता है आराम से हो सकता है वो चीज। और सर रैंक लाने के लिए बस मतलब हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का जरूरत हो जाता है। हार्ड वर्क तो चाहिए पर सर एक स्मार्टली आपको कब किस टॉपिक को पिक करना है, अगर टाइम कम है टाइम कॉन्स्टेंट है तो किसको छोड़ना है उस मोमेंट पे कि उसको हम कम भी करके जाएंगे, हो सकता है कि हम बच जाए। और हो सकता है लक फेवर नहीं करे उस मोमेंट पे, हो सकता है वही चीज आ जाए जो हम छोड़ के जाए, और एक बस आप कुछ छोड़ स्मार्टली के करना है गए कि थे हाँ। क्या? आप कुछ छोड़ के गए हाँ सर छोड़े थे ना ऑडिट में, थे? ऑडिट में एक चैप्टर ही छोड़ के गए थे सर। अच्छा, नाम मत बताना, नहीं तो फिर बच्चा लोग सब बोलेगा वो चैप्टर छोड़ देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं भी सर, सर कुछ सुने ही नहीं हम तो। है। सही है। तो अब हर्ष से थोड़ा पूछते हैं, भाई हर्ष आप बताएं आपका जर्नी कैसा रहा, क्या रहा? मेरा तो सिर्फ क्लास ही टाइम पे क्लास टाइम पे खत्म करना था, मेन तो वही था। और क्लास के साथ बस होमवर्क ही करते थे, उतना हम समरी नोट्स हमसे नहीं बनता था तो नहीं किए। और कॉस्ट एफएम का तो लास्ट में रैपिड रिवीजन करा के समरी नोट्स दे ही दिए थे, सीक्वेंस भी उसी का सही था, तो वैसे ही पढ़ लिए थे कॉस्ट एफएम तो। और बाकी प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल तो बस क्लास के साथ जो हुआ होमवर्क हुआ बस वहीं पे मन कर दिए। थ्योरी कैसे मैनेज किया? थ्योरी खुद को पढ़ने में मन नहीं लगता था तो यूट्यूब पे गए, कोई टीचर का मैराथन देख लिए, किसी का रिवीजन वीडियोस देख लिए, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में घुसता ही जाता है। ये मुझे एक स्टूडेंट ने पहले भी बताया कि सर मेरे को थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मैंने क्या किया कि जैसे ही प्रैक्टिकल पढ़ के उठता था मैं कान में ईयरफोन लगा के कोई भी यूट्यूब में वीडियो में घुस जाता था, और थ्योरी उन्हीं का सुनते 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 3 बार 4 बार सुनते सुनते मेरे को एकदम याद हो गई। तो नहीं लगता है ये चीज़ भी मतलब बहुत हेल्प करता है, जिनका थ्योरी में प्रॉब्लम है उनको ये करना चाहिए। और
और तो बाकी डाउट्स दोस्त लोग से कर लो। समरी नोट्स तो नहीं बनता था हमसे, जैसे ये बोला ना सबका समरी नोट्स बनाते चले। इसीलिए तो नंबर नहीं आया ना उतना विशाल जैसा। तो विशाल आपको क्या लगता है, जैसे अगर ऐसे तो मैं जो समझता हूँ कि मैं भी रैंक होल्डर अपने जमाने में रहा हुआ हूँ, तो रैंक के लिए कोई पढ़ता नहीं है, आदमी बस पढ़ता है, वो रैंक आ जाता है, ठीक है, वो लास्ट में बोला जाता है वो रैंक पे आ गया, एक्सपेक्ट नहीं चल किए थे। एक्सपेक्ट कोई नहीं करता, इवन ऑल इंडिया रैंक 1 भी ऐसा नहीं बोलता है, कुछ एक्सेप्शन है वैसे। तो यूट्यूब में कई सारे वीडियो आते हैं जो पहले से ही सोच रखे थे कि वहाँ नहीं आएंगे, वो एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं, बट अदरवाइज हम भी अपने टाइम पे रैंक वैंक लाए थे, रिजल्ट देख के समझ में आओ कि रैंक आया। तो अगर फिर भी आप लुक बैक करते हो, ठीक है, कि क्या कारण से मेरा रैंक आया, जैसे मान लीजिए अभी पढ़ा तो बस नॉर्मली था, रैंक आ गया, बट अब इतना जन का मार्क्स सुना, आप अपने दोस्तों को भी पास होते हुए साथ में देखे होंगे, कई बार साथ में पढ़ने वाले दोस्त का रैंक नहीं आ पाता, आपका आ गया, तो ऐसा क्या एक दो चीज आपको लगता है कि आपने किया या फिर आपको मतलब ऐसा कुछ क्लिक कर गया, इंट्यूशन में आ गया, जिसके कारण आपको लगता है कि बाकियों के मुकाबले आपका मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया हो, ऐसा क्या हो? सर जैसे हम पहले भी बोले कि स्ट्रैटेजी शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको लगा कि सही टाइम पे सही चैप्टर्स पिक करना। जैसे मेरे को लगा कि मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है अगर हम 4 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चले, तो मतलब वो एक मेरे को एक हेल्प आउट कर सकता है कि हम सबसे कनेक्शन में थे, कनेक्ट एकदम थे, कि जैसे हमको सेक्शन रेफरेंसिंग हम लॉ में याद करते चले गए थे, सारा सेक्शन जितना था मतलब 148 पेजेस में और सिलेबस में, तो सारा याद आप करने कंपैरेटिव बताइए, जैसे कि आपने जो किया लेकिन आपको लगता है कि शायद बाकी लोग वो नहीं कर पाते। तो जैसे बहुत जन से बात होता है, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब बहुत जन सेक्शंस में याद करते थे कि नहीं जैसे बहुत एफर्ट लगेगा, लिखेगा, गलत हो गया मार्क्स कट सकता है, और हमको ऐसे लगा कि अगर हम सही लिखेगा तो हो सकता है कि टीचर पे इंप्रेशन भी बने जो चेक कर रहा है। वेरी गुड। और हम एग्जाम में जैसे क्या किए कि पेपर को अंडरलाइन कर दिए, हम बॉक्स बना दिए सेक्शन में पेंसिल से, मतलब टाइम हमको लगा कि अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ देंगे 2-3 मार्क्स हमको उतना हर्ट नहीं करेगा, पर अगर हम पूरा 98 मार्क्स का 97 पेपर को अच्छा कर देंगे तो एक टीचर के लिए वो आसान रहेगा, क्योंकि आफ्टर चेक तो उन्हीं को करना है। और बहुत बार हो सकता है कि ओवरलुक हो जाए कोई इंपॉर्टेंट चीज जो हम लिखे हो, हम चाहते वो आंख में जाए पर वो नहीं गया, तो वो एक हो सकता है चीज। आपने भी किया था ऐसा? अंडरलाइन तो करके आए थे। ये चीज बहुत अच्छा आपने बोला, ये कुछ ना कुछ एक होता है, जैसे मुझे भी अच्छे से याद है कि मैं भी जब पढ़ाई करता था तो अपने दोस्त के साथ ही पढ़ता था, तो मुझे पता है कि जब आंसर लिखता था मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे कितना आता है मैं वैसे न लिखूं, रेदर मैं ऐसे लिखूं कि ये चेक करने वाले को समझ में आए। तो मुझे अपना ज्ञान दिखाना है, एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि चेक करने वाला कोई उतना मेरे को समय नहीं देगा, वो मेरे को पर्सनली थोड़ी जानता है। तो इसलिए इस तरह से आंसर लिखो, इस तरह से प्रेजेंट करो उस 3 घंटे में कि आपका कॉपी देखकर, मेरे मन में ऐसा था, हमारे बचपन में हमारे कुछ टीचर होते थे, स्कूल टीचर्स वगैरह जो घर में ट्यूशन व्यूशन देते थे, पापा लोग भी बोलते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी बताते थे। आपने सुना है कभी ऐसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कभी एक परीक्षा दी थी, ओके, वो परीक्षा की कॉपी चेक होने के लिए लंदन गई थी, तो वहाँ से लिख के आया था कमेंट उनकी कॉपी के लिए कि द एग्जामिनी इज फार फार नॉलेजेबल देन द एग्जामिनर, सो आई कुड नॉट इवेल्युएट हिज आंसर्स करेक्ट। तो वो बात पापा लोग बहुत बार बोलते थे कि आंसर भी लिखो तो ऐसा लिखो कि तुम्हारी कॉपी को वो बेस लेकर है ना बाकी की कॉपी चेक करेगा। समझ गए? एक होता है ना, जब अपने स्कूल में भी देखते होंगे कि टीचर लोग जब कॉपियां चेक करते थे तो एक बेस्ट उनको पता होता था, स्कूल में क्लास में ना ये लड़का हमेशा अच्छा मार्क्स लाता है मेरा सब्जेक्ट में, तो वो टीचर क्या करते थे, पहले उसी बच्चे की कॉपी चेक करते थे जिनका बेस्ट मार्क्स आने वाला है। तो उससे फायदा क्या होता था कि
उनको एक स्टैंडर्ड मिल जाता था, एक बेस मिल जाता था। अब उसके बेस पे वो सारे बच्चों की कॉपी चेक कर लेते थे, फटाफट हो जाता। वो बेस्ट कॉपी जब तक नहीं मिलता है ना, तो चेकर को भी दिक्कत होता है कि कौन सी कॉपी में कितना मार्क्स दे। तो इसलिए हमें तो यही सिखाया जाता था कि आंसर ऐसा लिखो कि एग्जामिनर आपका कॉपी को बेस बना ले, और उसके बेस पे वो सारा का सारा कॉपी को चेक करे, और कुछ ऐसे ऐसे उसमें पॉइंट्स लिखो कि वो भी बोले वाह क्या लिखा है, ये तो हमको भी नहीं पता था, ऐसा कुछ हो। तो उस चीज को जब हम ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं, या उस चीज को ज्यादा से ज्यादा, मतलब पढ़ाई भी करना पड़ता है वैसे ध्यान रख के, एट द सेम टाइम उस चीज को ध्यान में रख के आपको अपना आंसर स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता है कि ये बोले कि यार इतनी कॉपी चेक किया, उसमें से ये बेस्ट कॉपी था। तो वो जब आपके अंदर में आ जाती है, तो आंसर लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, सब कुछ बदलने लग जाता है। ये जो आपने बोला अंडरलाइन करना, बॉक्स बनाना, मैं उस समय ब्लैक ब्लू बहुत यूज करता था। अभी तो रूल हो गया कि ब्लैक ही यूज करना होता है, बट पहले हम लोग ऑप्शन होता था तो ब्लैक ब्लू। तो जो मेरे को क्रिटिकल चीज लगता था मैं उसको ब्लैक से दिखा देता था। अंडरलाइन वगैरह करना, ये सब बहुत हेल्प करता है। तो वेरी गुड, कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा किया, एंड वी आर प्राउड। ऐसे यूजुअली फ्रैंकली बताऊं तो एसजीसी में फाइनल के रैंक्स तो हमेशा ही आते रहते हैं। इसी बार हमारे 2 स्टूडेंट इंटर में भी रैंक लाके एक झंडा गाड़ दिए, और इस बार रांची ने तो एक अलग ही करिश्मा कर दिया है, क्योंकि फाइनल में भी आपको पता हो आयुष केजरीवाल भी रांची से थे। यस सर। और उनका पोस्टिंग में मार्क्स आया अभी तक का हमारे एसजीसी का हाईएस्ट मार्क्स है 87, विच इज़ वेरी रिमार्केबल मार्क्स फाइनल में। तो और दूसरा आपने भी रांची से, तीसरा ये हर्ष बाबू भी है, ये भी रांची से। तो अच्छा है कि चलो रांची में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड मजा तो आ ही रहा है हम लोगों को भी। यस सर। और आपके कोई सवाल है फाइनल को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी तो सर आर्टिकलशिप को लेके इतना सवाल है सर। उसके लिए ये बाबू जी आए हैं यहाँ पर चलाकर। हाँ सर, बताया था कल आपको, बात हो रहा था सर। तो सवाल क्या है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर यही सर कि जैसे अभी हम लोग के लिए तो 30 अप्रैल डेडलाइन है आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए, और सर जैसे इंडस्ट्री में हम जैसे कोशिश कर रहे हैं कि आई वांट टू गो इन बिग 4 सर या बिग 6, पर वैकेंसी वहाँ पे जैसे अभी नहीं है, और कोई ऐसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी सामने से नहीं आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगा या कब हम लोग वेट कर सकते हैं। तो सर जैसे हम यही देख रहे थे कि अभी हम 30 अप्रैल तक अगर वेट करें या उसके बाद भी हम वेट करें, तो एक तो मेरा टर्म भी डेफर होगा फाइनल के लिए, सबसे पहला पॉइंट। और कोई श्योरिटी नहीं है मेरे पास कि हमको अगले टर्म के लिए, क्योंकि वहां पे भी तो मे के पास आउट आएंगे जो मे में पास होंगे, या जिनका भी नवंबर में बहुत जिनका पेंडिंग है आर्टिकलशिप को लोग बिग 4 में ट्राई कर रहे हैं। तो फिर एक वो आर्टिकलशिप के लिए क्वेश्चन है कि हम बिग 4 के लिए वेट करें या फिर मिड साइज में चले जाए, या फिर अभी हम कहीं पे एक बार कोई छोटा प्लेस में ये मतलब फॉर्म में रजिस्टर करवा ले खुद को, फिर हम उसके बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें जब वैकेंसी आए, तो तब बिग 4 लेगा कि नहीं ट्रांसफर कैंडिडेट को। सर ये क्वेश्चन चल रहा है। तो सर मतलब इसमें एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब से रिजल्ट आया उसके बाद से 4-5 दिन से बस इसी में निकल रहा है। डेली सुबह उठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर रात को सो जा रहे हैं, बस यही चल रहा है। अब उल्टा करो, देखो मेरे हिसाब से हर आदमी के पास है ना एक अंतर ज्ञान होता है। सोचो मैं विशाल अग्रवाल हूँ, आप सतीश जलान हो, या फिर आप कोई बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेरे ऐसे सवाल है, अब आप उसका जवाब खोजो। तो मुश्किल है सर, क्योंकि ऐसे कुछ तो बोलना पड़ेगा, आपके शरण में आए आप जवाब नहीं देंगे, ऐसा कैसे होगा? सर हम तो फिर यही बोल सकते हैं उसमें कि वेट करना चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी है तो वेट करना चाहिए। सर मेन हमको जैसे रेफर कर दें क्या, 6 महीना बाद सीए बने, वो ठीक है क्या? सर वो भी एक क्वेश्चनेबल है कि हाँ अगर उतना बिग 4 में टाइम भी रहता है और काम उतना प्रेशर रहता है कि ऐसे भी अगर हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे 2.5 साल में, तो हो सकता है 6 महीना वैसे भी डेफर हो मेरे का। तो क्या 1 साल बाद सीए बनेंगे, 1 साल का नौकरी का मान लीजिए 10 लाख रुपया कमाएंगे, तो 10 लाख का नुकसान हो गया ना। हाँ वो भी है सर, एक क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको आ रहा है, क्या करेंगे ये? सर यही तो हम भी सर जवाब खोज रहे सर। आप बोलिए, आप मान लीजिए आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं विशाल अग्रवाल, आप बोलिए सर हम क्या करें? सर अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लग रहा है वैकेंसी नहीं है, अगर इनसाइट्स में ऐसा आ रहा है कि लग रहा है कि वैकेंसी अभी नहीं आने वाला है, और
मतलब आगे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि हम अगर मिड साइज से करके आगे जा सकते हैं बिग फोर में भी फ्यूचर जॉब के लिए, तो मिड साइज ज्वाइन कर सकते हैं फिर। आपका इसमें एक सवाल और आता है कि आपका लॉन्ग टर्म इच्छा क्या है? जॉब में ही जाने का इच्छा है कि बिजनेस में भी आने का इच्छा है? और सर दूर का क्या क्लैरिफाइड नहीं है सर, जैसे फैमिली फैमिली? बिजनेस तो है सर, और मन है बिजनेस में जाने का, कुछ अलग टाइप का बिजनेस करने का या प्रैक्टिस करने का। सर पर फिर साथ ही साथ में लगता है कि नहीं, अगर जॉब अच्छा मिलेगा तो जॉब पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो जैसे अगर अभी कोई तो करंट क्लैरिटी नहीं है सर उस चीज़ के ऊपर। अच्छा का मतलब क्या है जॉब का? सर अच्छा का मतलब सर इन पैकेज टर्म्स में ही सोच सकते हैं और रिकॉग्निशन टर्म्स में सोच सकते हैं कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन रहे या कोई ऐसा फर्म में पार्टनर रहे उस टाइप से। और सर मतलब मॉनिटरी बेनिफिट्स में अगर सोचा जाए तो जितना मैक्सिमम हो सकता है सर, क्योंकि नीड्स तो जैसे जितना आएगा वो तो बढ़ते जाएगा, उसका कोई रोक नहीं है। आज अगर लम पॉकेट में कुछ भी है, कल उससे 10 ज्यादा हो जाएगा तो घर वो भी वाले क्या चाहिए। बोलते हैं? घर वालों से आपने बात किया इस बारे में? पापा से बात किया? सर मतलब पापा को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि सीए प्रोफेशन के बारे में प्रोफेशन छोड़ दीजिए, ऐसे ही उनका विचार क्या है? तो वो तो यही बोले कि तुमको जो ठीक लगता है वो दो मतलब तुम्हारा जो कॉल है उसके ऊपर में है। ये तो इमोशनल बात बोले हैं, बोले कि नहीं आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताइए। मतलब वो बोल रहे कि बिग फोर में जाने से अच्छा है तुम्हें मतलब तुम्हारा पर्सनालिटी और डेवलप होगा, मतलब इंडस्ट्री के बारे में तुमको एक डीप इंसाइट्स मिलेगा। उनका ये कहना है कि तुमको डीप इंसाइट्स मिलेगा और भी तो मतलब इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कल तुम अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन भी, अपना बिजनेस भी एक आगे, जैसे अभी 20 के हो, कल 30 तक तुम जॉब करते हो, चाहते हो कि अपना कुछ बिजनेस करने का, तो तुमको वहां पे क्या है कि समझ में आएगा कि थिंग्स कैसे वर्कआउट करता है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में। तो तुमको एक मतलब एटमॉस्फेयर का या एनवायरनमेंट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या, मतलब आपको दूसरा शहर में जाना पड़ेगा? अभी कोरोना काल भी है। सर कॉलेज तो जैसे कलकत्ता में था, ऐसे दूसरे शहर में थे, और अभी तो जैसे यहाँ है, तो मतलब अभी कॉलेज की वजह से सर जैसे बाहर और अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कलकत्ता में हमको खोजना है स्पेशल, क्योंकि मेरा 1 साल का कॉलेज बाकी है, अभी अभी हम सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे। तो सर कॉलेज भी मेरा 1 साल का बाकी है, हम कॉलेज भी सर बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। आपका कॉलेज कहाँ पे? जेवियर रांची। रांची में। तो भी आप आर्टिकलशिप तो रांची के बाहर नहीं कर सकते? ट्रांसफर कराने का सोच रहे थे। फिर कॉलेज ट्रांसफर हो गया? कॉलेज ट्रांसफर हो जाता है? हाँ, सेकंड ईयर के बाद हो जाता है। तो अभी सेकंड ईयर का एक सेमेस्टर बचा है, वो ऑनलाइन होने वाला रांची है। जेवियर्स ऑटोनॉमस है क्या? हाँ हाँ सर ऑटोनॉमस है। तो ट्रांसफर देता है वो लोग? हाँ, जेवियर्स में बात हुआ है, वो लोग तो बोले कि दे देंगे। चल कोई भी जेवियर्स में दे देंगे? नहीं, कोई भी कॉलेज में दे देंगे। आप मतलब आप जाके तो बात फिर आप करिए। अपना वैल्यू क्यों गिराएंगे? वही। जेवियर्स का ब्रांड से आप ग्रेजुएट होंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो कोई और शहर में जाने से तो फिर जेवियर्स का ब्रांड नहीं हिलना चाहिए ना? सो वही चीज़ है कि मतलब जेवियर्स कलकत्ता का एक ब्रांड नेम अच्छा है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बीकॉम कॉलेजेस के लिए जाना जाता है। सो वो कोई ब्रांड नेम भी हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कोई सीनियर है आपके बिग फोर वगैरह में, कोई जान पहचान है? सर है सर, रेफरेंसेस भी सर बहुत लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी, और भी जैसे कुछ कुछ मेंटोर्स हैं उनके थ्रू लगाने का कोशिश कर रहे हैं सर, बस मतलब वैकेंसी ही नहीं है। और बात यही आ रहा है सामने कि दे हायर्ड मोर इन द नवंबर, हम जो लोग पास आउट उन लोग ने ज्यादा हायरिंग कर दी है। और सर जैसे हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब ऐसा हो पाएगा, क्योंकि एक मोमेंट तो हमको लगा था जब एग्जाम वहाँ पे दे रहे थे, आया था ख्याल से हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं। और हमको उस समय मतलब एक तो जैसे यहाँ पे थे हम, थोड़ा बिजनेस में भी इन्वॉल्व नहीं, थे, थोड़ा वैसे फीवर सोचने से नहीं होगा विशाल। क्या होता है, बहुत बार जैसे होता है ना, कॉलेज में भी फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट वाला चक्कर होता है, याद करो। यस सर। यहाँ पे भी होता है। तो इन लोगों ने वैकेंसी बहुत बार फिल कर ली होती है, तो सब कोई ज्वाइन नहीं भी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मैं एक आदमी था, मेरा भी पीडब्ल्यूसी में हो गया था, तो मैं ज्वाइन नहीं किया था, मेरे को नहीं जाना था पीडब्ल्यूसी, हालांकि हो गया था, तो मेरा जगह किसी और को तो मिला ही होगा ना बाद में। तो यस सर। ऑप्शन नंबर वन है, जब आप कैलकाटा में ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कलकत्ता में जब ये आर्टिकलशिप करना है, तो कलकत्ता में जो बेस्ट ऑफ फर्म्स हैं, आप सबको ट्राई करो। एक जगह के लिए बैठे नहीं रहो, ठीक है? यस सर। मतलब पीडब्ल्यूसी है या वो है जो है, और एक कट ऑफ डेट माइंड में रखो। जैसे हर्ष ने भी बहुत अच्छा सोचा कि सर मैं 25 अप्रैल तक ट्राई करूंगा, अगर कहीं हुआ तो सोचूंगा, नहीं हुआ तो फिर रांची में ही कहीं करूंगा। तो सर वो उसी तो हम भी सोचे सर एक बार कि 20 तक वेट करेंगे, 21 तक वेट करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी टाइम लगता है। नहीं, वो उससे रजिस्ट्रेशन से कोई उतना मतलब नहीं है। वो 30 अप्रैल का बैक डेट पे भी साइन होता है, 10-15 दिन, ठीक है? तो 1 महीना का बैक डेट अलाउड होता है, ये आपको सीक्रेट बता अच्छा देते सर। हैं।
तो वो सर जैसे डिपेंड करता है 30 के बाद भी अलाउड होगा ना वो? फर्म फर्म पे डिपेंड करता है, वो लोग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वैसा चीज होता है। बट 1 महीना तक का बैक डेट अलाउड होता है, ठीक है। वो दिखाना चाहें तो मतलब आपका 15 मई को भी कहीं हुआ तो अगर चाहें तो आपको 30 अप्रैल से दिखा सकते हैं। वो फर्म की बात है कि वो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, फर्म के हाथ में। तो मैं यही बोलूंगा कि कट ऑफ डेट माइंड में रखो और आप वेट खाली बिग 4 का मत करो अभी, क्योंकि सब जगह सबका सीवी जा रहा है ना। तो आप कैलकाटा में ही करना चाहते हो तो कैलकाटा का जितना भी बेस्ट ऑफ फॉर्म्स है सब जगह एक बार अपना, सिंस आपका रैंक है तो शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांसेस भी ज्यादा है। और आपसे सर बात मेजर सर बिग 4 के अलावा भी जैसे कलम मिड साइज भी जितना है टॉप 20 फर्म्स में है तो सबने अप्लाई किए हैं एक बार। राइट, तो ठीक है, थोड़ा वेट करिए तब तक, देखिए क्या होता है। अगर इंटरव्यू हो जाएगा तो मुझे श्योर है कि आपका हो ही जाएगा, क्योंकि आपका जो बोलने का लहजा है बहुत अच्छा है, तो चांसेस है कि वो ले ही लेगा। बट पॉइंट है कि इंटरव्यू हो जाए। सर बस वही कोशिश कर रहे हैं। बस वही है, हर जगह हाथ पैर मार के रखिए, देखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। और फाइनल की ओके पढ़ाई सर। जल्दी से जल्दी चालू करिएगा। आर्टिकलशिप हाँ सर। जैसे ही पहले सेट हो जाए, 30 तारीख तक का डेडलाइन है इसमें, उसके बाद 1 तारीख से ही उठा लेने का सोचने का तैयारी करेंगे। मतलब खाली टाइम बचता है तो फाइनल का भी टाइमलाइन बना लीजिए। एक हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू प्लान फॉर सीए फाइनल, यस सर। आपने देख लो तो उससे पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा। और उसका भी मतलब बोलते हैं ना कि जैसे इंटर में आपने बोला ना कि मेरा स्ट्रेटेजी और प्लान ही मेरे को आगे ले गया, तो यस सर। वो लास्ट 2 महीने में जो किया, एक्चुअली फाइनल में वो चीज़ 2.5 साल पहले करना पड़ता है। हाँ सर। और वही कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करना है आपको, अपना लेगेसी को भी मेंटेन करना है, फाइनल में भी वैसे ही चौका छक्का उड़ाना है, ठीक है। तो सबका उम्मीद यस भी सर। रहेगा इस बार। तो फाउंडेशन में भी था, इंटर में भी था, तो फाइनल में भी आना ही चाहिए। तो इस बार फाइनल में बस कुछ भी हल्का नहीं करना है, समझ लीजिएगा कि जो कमी इंटर में भी छोड़ दिए थे ना कि कुछ कुछ यस इधर सर। उधर हो गया था, तो फाइनल में जाके सब तरफ से 100% रखिए। यस सर। एक भी चीज सर हल्का कोशिश नहीं तो पूरा रहेगा ही। करेगा, एक भी चीज किसी भी तरह से हल्का मत छोड़िए, तो क्या फाइनल में भी लीगेसी मेंटेन रहे। हाँ सर। चलिए, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। फिर कलकत्ता जब आएंगे तब मिलेंगे आपसे। सर जरूर सर। सर चलिए, एकदम आएंगे। सर ओके, पहले भी मिले हुए सर आपसे तो फिर एक बार आएंगे तो फिर और जरूर। पक्का पक्का पक्का। चलो बाय। ओके सर बाय सर।